हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज है हमारी 25 अक्टूबर और वैसे कल रात तक की जितनी भी हमारी न्यूज़पेपर और जितनी भी हमारी पीआईबी, चाहे आपका टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे द हिंदू, उनको एनालिसिस करेंगे, अच्छे से न्यूज़ को देखेंगे विद स्ट्रेटेजी को, चाहे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ हो और डाउन टू अर्थ जितनी भी गवर्नमेंट मैगजीन है उनसे रिलेटेड। और इसके बाद देखो भाई, बात यह ले सकते हैं कि आपको कोई और सोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। चाहे करंट अफेयर और जो आपकी करंट अफेयर को हम स्ट्रेटेजी के से रिलेट करेंगे, चाहे आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो और इकोनॉमिक्स हो, तो अच्छे से देखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है एक चीज को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो चंद्रचूड़ अपॉइंटेड एट द 50th जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये जीएस पेपर 2 में कवर करेंगे। इसको हम कवर करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड्स, पावर्स, फंक्शन एंड रिस्पांसिबिलिटीज द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो ये हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंटेड जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ एज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई। राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भारत के जो 50वें न्यायाधीश सीजेआई के रूप में होंगे। और की इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, मुख्य जानकारी क्या क्या है इसमें। बिफोर द अपॉइंटमेंट टू द टॉप कोर्ट द जस्टिस चंद्रचूड़ served as the chief justice of Allahabad court October 2013, also as the judge of the Bombay High Court March 2000 to 2013। तो 2000 से और 2013 के बीच में रहे हैं। तो शीर्ष अदालत ने अपनी नियुक्ति से पहले जो न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 31 अक्टूबर 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कार्य किया, उन्होंने मार्च 2000 में अक्टूबर 2013 में बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में जो कार्य किया है। और हिज द नोटेबल्स ऑफ द जजमेंट, उनके उल्लेखनीय निर्णय कौन से हैं, उनके जो उल्लेखनीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निजता के अधिकार, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल थे, तो मान्यता देना। और दूसरा है हमारा जो भारतीय दंड संहिता धारा 377 को अपराधीकरण मानना और केरल के सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति के बीच में, दूसरों के बीच में, ये इनकी मुख्य जजमेंट है। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हमारा आर्टिकल 124 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड्स अपॉइंटमेंट ऑफ द सीजीआई बाय द प्रेसिडेंट। बिफोर द 1973 द प्रैक्टिस हैज बीन विद द अपॉइंटेड ऑफ द सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द सीजीआई। This establishment core conventions was the violent in 1973 as the appointment as the Chief Justice India of the superdeeds 3 senior judge। संविधान के जो अनुच्छेद 124 राष्ट्रपति सीजीआई की नियुक्ति का प्रावधान है और 1973 से पहले जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सीजीआई के रूप में नियुक्त करने की प्रथा रही है। 1973 के इस जो स्थापित परंपरा को उल्लेख किया गया था जब एन रॉय ने जो 3 वरिष्ठ अपराध न्यायाधीशों को हटकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया गया था उनको। और 1977 में फिर जो एम ए बेग तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश को हटाकर भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकार के इस विवेक को दूसरे न्यायाधीश के मामले में 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि वरिष्ठतम न्यायाधीशों को अकेले सीजीआई कार्यालय में नियुक्त किया जाना चाहिए। फिर व्हाट इज द प्रोसीजर क्या है इसका, प्रतिक्रिया क्या है बनने की सीजीआई। सरकार और न्यायपालिका के बीच में जो मेमोरेंडम्स और जो प्रोसीजर्स एमओपी, तो अगले सीजीआई की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। विधि मंत्री द्वारा उचित समय पर निर्वाचित सीजीआई की सिफारिश को मांग करते हुए जो प्रक्रिया की जा सकती है, जो वर्तमान में सीजीआई को सेवानिवृत्त की जो तारीख के करीब है। सीजीआई ने अपनी सिफारिश कानून मंत्रालय को भेजी है, जिसे किसी भी जो परेशानी के मामले में सीजीआई को एक एससी जज के पद पर जो पदोन्नत होने के लिए उपयुक्त के रूप में संबंध में कोलिजम परामर्श कर सकता है। सीजीआई को सिफारिश प्राप्त करने के बाद कानून मंत्री इसे जो प्रधानमंत्री को अग्रेसित करता है, जो राष्ट्रपति जो उस पर जो सलाह देता है। राष्ट्रपति नए सीजीआई के पद की शपथ दिलाते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए। देखो इसकी इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेस, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई और जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के साथ जो परामर्श के बाद की जाती है, जैसे कि आवश्यक समझते हैं।
सीजीआई के अलावा जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में सीजीआई परामर्श अनिवार्य है। और जो क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस, तो न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहले, वह 5 वर्ष से किसी जो एससी या उत्तराधिकार के एससी का जो न्यायाधीश होना चाहिए था, और वह 10 वर्षों से किसी भी हाई कोर्ट या उत्तराधिकार में हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए। वह राष्ट्रपति की राज्य की राय के प्रतिनिधित्व विवेकता होना चाहिए। संविधान में अनुसूचियों और जाति के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की है। क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस, तो ये हमारा जो है फेयर टेन्योर ऑफ द जजेस, न्यायाधीशों का कार्यकाल। संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल तय किया गया है, हालांकि यह संबंध में केवल 3 प्रावधान प्रदर्शित करता है। 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद धारण करता है। उम्र में संबंध में किसी भी राज्य जो पर्सन का जो निर्धारण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा संसद द्वारा प्रदान किए गए तारीखों को किया जाना है, और वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। उसे राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश के बाद उसे हटाया जा सकता है। एक्टिंग सीजीआई, कार्यवाहक जो सीजीआई, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के किसी भी न्यायाधीश को कार्यवाहक सीजीआई के रूप में नियुक्त कर सकता है। यदि सीजीआई का कार्यकाल खाली है तो सीजीआई स्थायी रूप से अनुपस्थित है या सीजीआई के अन्य कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजन जो है हमारा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट कोलिजन प्रणाली क्या है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, अदर द ऑथ और द जो और फिर टेन्योर और हु इज द एक्टिंग सीजीआई। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो प्रीलिम्स में पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन बनेगा। नियुक्ति योग्यता क्या होती है, शपथ या पुष्टि कौन करता है, कार्यालय और कार्यवाहक सीजीआई कौन होता है, और तो क्वेश्चन ऑफ द एज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्वेश्चन ऑफ द एज मैरिज ऑफ द मुस्लिम वुमेन। देख लेते हैं ये कोई देखो आया हुआ क्वेश्चन है, तो और देखो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 में कवर करेंगे इसको, फंक्शनिंग द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी। तो क्वेश्चन ऑफ द एज मैरिज द मुस्लिम वुमेन, द सुप्रीम कोर्ट issued the notice of exam the order of Punjab Haryana High Court allowed the minor Muslim girls marry to person as the other of choice। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के आदेश की जांच करने के लिए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें एक नाबालिग मुस्लिम लड़के को अपनी पसंद से शादी करने की अनुमति दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर, पंजाब और जो हरियाणा हाई कोर्ट जो न्यायालय का आदेश क्या है, इस साल जून में जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 2 याचिका को दायर की थी। एक मामले में फैसला सुनाया 16 साल का जो एक नाबालिग मुस्लिम महिला और 21 साल की जो एक का जो मुस्लिम पुरुष था, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया और जो सुरक्षा मांगी, क्योंकि जो उसके परिवार की शादी जो उस परिवार थे उसकी शादी के विरोध कर रहे थे। और उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने सिंगल बेंच ने पीठ में उन्हें जो सुरक्षा की जो अनुमति देते हुए आदेश पारित किया है। तो सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने कहा है कि उन्हें संभवतः भारत के संविधान में परिकलित मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन ऑफ द वैलिडिटी अंडर द लॉ, तो कानून के जो तहत वैधता का जो प्रश्न क्या है, एक महिला एक पुरुष के लिए विवाह कानून की आयु 18 वर्ष और 21 वर्ष है। कम उम्र के जो विवाह बाल विवाह की जो प्रतिबंधता के लिए अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय बाल अधिग्रहण संरक्षण आयोग की तरफ पर जो एनसीपीआर ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय में बाल विवाह की अनुमति दी थी, और जो इस प्रकार विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ एज मैरिज इन द डिफरेंट रिलीजन, कानून के अनुसार जो 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को जो सहमति नहीं दी जा सकती, और विभिन्न धर्मों के लिए आयु निर्धारण, विवाह से संबंधित विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के अपने जो मानक होते हैं जो अक्सर प्रथा को दर्शाते हैं। हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 दुल्हन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु न्यूनतम जो 21 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत ईसाई विवाह के लिए 1872 में विशेष विवाह अधिनियम के तहत इस आयु की दुल्हन की 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। इस्लाम में युवावस्था प्राप्त कर चुके नाबालिग की शादी को वैध माना है। और विशेष अधिनियम जो 1954 में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में महिला और पुरुषों के लिए विवाह की सहमति की न्यूनतम आयु जो 18 और 21 वर्ष निर्धारित करते हैं, और शादी में नई युग को लागू करने के लिए कानून को इस संशोधन की उम्मीद है। एज पर द प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार बाल विवाह निषेध अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कहता है कि कानून को मुद्दे पर किसी भी अन्य कानून को खत्म कर देगा। इसलिए विवाह की न्यूनतम आयु पर बाल विवाह के निषेध अधिनियम और मुस्लिम प्रसंगों के बीच में जो विसंगति है, इस पर
इस बात पर कोई भी स्पष्टता नहीं है कि कौन सा कानून दूसरे का स्थान लेता है। देखो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, जो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सायरा बानो यूनियन वर्सेस द यूनियन 2017, Supreme Court had declared the practice of instant of triples talaq unconstitutional, thought of provided the under Muslim law। तो ये February 2021 the Punjab and Haryana High Court granted the protections of Muslim couples जो 17 years old girls married to the 36 year to man holding the theirs as the legal marriage under the provisional law। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल ट्रिपल तलाक जो होता प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया है, हालांकि जो मुस्लिम कानून के तहत जो प्रावधान किया गया था। और फरवरी 2021 में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के एक मुस्लिम जोड़े एक 17 वर्षीय लड़की की शादी और जो 36 वर्षीय व्यक्ति की जो सुरक्षा प्रदान की है, इस पर मानते हुए उनकी व्यक्तिगत कानून के तहत जो कानूनी विवाह था। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के केरल न्यायालय ने एक सहमति व्यक्त की है कि जो यद्यपि चर्च तलाक दे सकता है या ईसाई विवाह को रद्द कर सकता है। चर्च एक पार्टी से दूसरे विवाह में तब तक नहीं मना कर सकता जबकि अदालत का विवाह का जो भंग नहीं कर दिया जाता है। कर्नाटक और जो गुजरात उच्च न्यायालय ने माना है कि 2006 से ये इस कानून की व्यक्तिगत कानूनों को खत्म कर देगा और जो नाबालिग लड़की के जो देखभाल की सुविधा को तो भेज दिया है। इससे देखो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें, कौन सा आर्टिकल कैसे, तो सारे जो जैसे सायरा बानो का जो मुद्दा था वो जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी था, अब उसका भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ट्रिपल तलाक क्या है, और जो हिजाब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्योंकि इसमें सेकंड जो डबल बेंच बैठ चुकी है, फिर आगे और जो बेंच बैठनी है। तो ये एनसीपीआर क्या होता है, 3 तलाक हिजाब केस है और एनसीपीआर। About the NCPR, its roles and the abrogates age and the marriage, the effect of religions. About the Special Marriage Act, the legal age and the marriage in Hindu law. सायरा बानो versus the Union of India। और ये हमारा जो NCPR के बारे में बताइए, भूमिका क्या होती है, विभिन्न धर्मों के विवाह के लिए उपयुक्त आयु क्या है, विशेष विवाह अधिनियम के बारे में क्या समझते हैं, और हिंदू विवाह में शादी की उम्र क्या है। सायरा बानो भारत संघ केस क्या है भाई। तो टोकनाइजेशन तो प्रिवेंट द ऑनलाइन कार्ड्स, नेट को नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑनलाइन। तो ये हमारा जीएस पेपर 3rd में कवर करेंगे इसको, इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटेड द प्लानिंग मोबिलाइजेशन एंड द रिसोर्सेज ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारा टोकनाइजेशन प्रिवेंट द ऑनलाइन कार्ड्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज द monetics of tokenizations credit cards online merchant from the October 1 till then the cards details online purchase they are the stored in the several of the these merchants। भारतीय रिजर्व आरबीआई ने जो अक्टूबर से ऑनलाइन व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्डों के टोकन को अनिवार्य कर दिया है। तब तक जो ऑनलाइन खरीद के लिए कोई कार्ड अनिवार्य व्यापार को सर्वर पर संग्रहित किए जाते थे। और यहाँ पे पार्टी द टोकनाइजेशन क्या है, एक वैकल्पिक कोड के साथ में जो वास्तविक कोड जो कार्ड विवरण का जो प्रतिस्थापन है, जो कोड है, यह कार्ड जो टोकन जो अनुरोध करता इकाई कोड के टोकन के लिए ग्राहक को अनुरोध स्वीकार करता है और जो टोकन जारी करने के लिए क्रेडिट कार्ड नेटवर्क पर भेजता है और डिवाइस के सहयोग के लिए अद्वितीय होगा। यदि आप ऑनलाइन खरीदी करने के लिए मोबाइल ऐप या वेबसाइट को यूज करते हैं तो व्यापारी आपकी ओर से केवल आपकी स्पष्ट सहमति देता है कि कार्ड जारी करने वाले बैंक या मास्टर जैसे कार्ड के नेटवर्क के साथ टोकन अनुरोध कर सकता है। Why is the tokenization is necessary? Tokenization card is the transaction considers safer of the actually and the details are not the served of the merchant during the transaction process। एक टोकन युक्त कार्ड लेनदेन के लिए सुरक्षित माना जाता है। इसके लिए लेनदेन प्रसंस्करण के दौरान जो वास्तविक कार्ड विवरण जो व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है। यह कार्ड नंबर और सीवीसी जैसे कार्ड विवरण की साझा करने के लिए वाली धोखाधड़ी कम करता है। टोकन का जो उपयोग पॉइंट ऑफ द सेल टर्मिनल त्वरित और जो प्रतिक्रिया कोड भुगतान संरक्षण मोड के कार्ड के लिए लेनदेन के लिए किया जाता है। इसकी प्रक्रिया व्हाट इज द प्रोसेस क्या है इसका। कार्ड टोकन जो अनुरोधकर्ता द्वारा प्रदान की गई ऐप को एक अनुरोध शुरू करके जो कार्ड को टोकन प्राप्त कर सकता है। इस पे देखो मैंने पहले लेक्चर लिया हुआ है अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो टोकन अनुरोधकर्ता के लिए जो अनुरोध जो करता है उसको इशू कराना चाहता है जो कस्टमर है, तो कार्ड जो नेटवर्क के अनुरोध अग्रेषित करेगा और कार्ड धारी के लिए सहमति से कार्ड टोकन अनुरोध करता है और डिवाइस के
संयोजन के रूप में जो टोकन जारी करेगा यह केवल जो मोबाइल फोन और जो टैबलेट तक ही सीमित है। तो बेनिफिट्स ऑफ द टोकनाइजेशन, टोकन के लाभ क्या हैं? टोकन युक्त कार्ड लेन देन की सुरक्षित है, क्योंकि वास्तविक में कार्ड विवरण व्यापारी के साथ साझा नहीं किया जा सकते। यदि कोई हैकर या स्कैमर जो किसी भी टोकन नंबर पर हाथ रखता है तो उसकी जो अंधाधुंध उपयोग नहीं कर पाएगा। किसी भी विशिष्ट व्यापारी के लिए अनुरोध के लिए उन्नत टोकन या विशिष्ट कार्ड नंबर के लिए अद्वितीय है और केवल उसी विशेष साइट या मोबाइल ऐप का उपयोग करने योग्य है। उस व्यापारी के लिए प्रसिद्धि तंत्र के बाहर टोकन बेकार है। तो रिलेटेड सर्च में देख लेते हैं यहाँ पे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ई कॉमर्स ऑफ द कंपनीज, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, ई कॉमर्स कंपनियां क्या हैं, व्हाट इज द टोकनाइजेशन कार्ड ऑफ द फाइल टोकनाइजेशन, हाउ इज द टोकनाइजेशन बी कैरियड, द बेनिफिट्स ऑफ द यूजर्स। और जो टोकनाइजेशन क्या है, कार्ड ऑन फॉर जो फाइल टोकनाइजेशन क्या है, टोकनाइजेशन कैसे किया जाता है, लाभ और उसके उपयोग क्या हैं। और देख लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन थे, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर बढ़ा जाता है तो यह होता है, तो यह अर्थव्यवस्था में कैसे पैसे की पूर्ति बढ़ाए। दूसरा, हमारा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी। दूसरा, थर्ड, हमारा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति कोई असर नहीं है, शुरुआत में आपूर्ति बढ़ा है और लेकिन बाद में इसमें घट सकती है। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीट फ्रॉम द प्लांट ऑफ वेजिटेरियन मीट। तो इसमें देख लेते हैं अभी क्या है, तो ये हमारा पेपर GS3 में कवर करेंगे इसको। तो हेल्थ एंड द इकोनॉमी, तो मीट एंड द प्लांट ऑफ वेजिटेरियन मीट। तो क्रिकेट MS धोनी प्लांट आधारित एक जो मीटर जो साख हैकी और जो कैलिफोर्निया स्टेट जो बियॉन्ड मीट में जो एक अज्ञात इक्विटी हिस्सेदारी खरीदी है। मुख्य जानकारी क्या है कि इन्फॉर्मेशन, अभिनेता जो युगल है रितेश और जो जेनेलिया देशमुख ने 1 सितंबर 2021 को प्लांट के आधारित जो इमेजिन मीट की स्थापना की थी। और इस साल जो फरवरी की और एक जो वैकल्पिक प्रोटीन स्टार्टअप ब्लू और जो ट्राइब के लिए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और उसकी पत्नी अनुष्का शर्मा को निवेश के लिए बोर्ड के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। और बियॉन्ड मीट में कोई भी जो कार्य से जो शियंस विशेष रूप से स्वाद जो सलाहकार के रूप में है, प्लांट बेस्ड मीट और सेलिब्रिटी एम्बेसडर को आकर्षित कर रहा है। तो व्हाट इज द प्लांट बेस्ड मीट, क्या होता है? पौधे आधारित मांस क्या है? पौधे आधारित उन उत्पादों में सम्मिलित करता है जो जानवरों से प्राप्त मांस, समुद्री भोजन, अंडे और दूध के जैव निकाल सकते हैं या दोहराते हैं, उनकी तरह जो देखकर, सूंघकर या चख कर। प्लांट आधारित डेयरी उत्पादों में आइसक्रीम शामिल है, केवल जो फ्रोजन डेजर्ट नहीं है, जो दूध की जो फसल में वनस्पति स्थिति में बदल देती है। यह यहाँ तक है कि जो प्रोटीन और अन्य ठोस जो वसा में पौधों से प्राप्त की जाते हैं। संयुक्त प्लांट बेस्ड तो डेयरी क्या है? संयुक्त आधारित जो डेयरी। मुख्य जो उत्पाद बादाम, सोयाबीन, नारियल, चावल से में से दूध है। इसमें जो ओट मिल्क, स्वाद, बनाट और दूध से सबसे करीब माना जाता है। हाउ दिस द मेड, तो कैसे बनता है ये? और भी जानवर के मांस से पौधे से प्राप्त करने वाले प्रोटीन, वसा, प्रोटीन, खनिज और पानी होता है। यह जैविक रासायनिक समानता पौधे की जो साम्राज्य और एनालॉग खोज के लिए उन्हें अवयव के रूप में यांत्रिक और रासायनिक और जैविक उपचार के लिए माध्यम में बनाने की अनुमति देता है। जो चिकन ब्रेस्ट एक जो पोर्क चोक्स के लिए जानवरों से मांस के बड़े कोट को तुलना में जो पौधे को आधारित मटन, समोसा, कबाब के कीमा और एक सरल बनावट वाले होते हैं। तो चैलेंजेस क्या है, चुनौती क्या है? मांसपेशियों को उत्कों की प्रकृति जो पौधे के पास नहीं है, और वो तो उत्कों के लिए जो टिश्यूज है उनके लिए प्रोटीन की अनूठी रासायनिक व्यवस्था मासूम मांस की जो विशिष्ट बनावट बनाती है। तो उद्योग कितना बड़ा होगा? हाउ बिग द इंडस्ट्री। अमेरिका में पौधे आधारित जो पशु उत्पाद विकल्पों की खुदरा बिक्री 2021 में 7.4 मिलियन डॉलर थी और उद्योग 2018 में 4.8 मिलियन डॉलर बढ़ गया है। यह शुरुआती प्रचार तक सीमित रहा है। द स्कोप ऑफ द इंडिया, भारत में दायरा क्या है? शायद यह नहीं है कि जो कम से कम डेयरी में अधिकांश जो भारतीय स्वाभाविक रूप से जो दूध का सेवन करते हैं एक क्लासिक जो बेहतर भोजन है। और 2011-2012 में पिछले राष्ट्रीय कानून सर्वेक्षण के परिणाम के अनुसार जो विभिन्न जो प्रोक्टाइस वर्गों के लिए सबसे नीचे ऊपर तक बढ़ती हुई आय के अनुसार जो घरेलू व्यय में दूध का हिस्सा बढ़ रहा है। दूध और जो कुछ हद तक जो मांस, जिसमें मछली, झींगा शामिल, दोनों बेहतर जो खाद्य पदार्थ हैं। अनाज और चीनी को विपरीत जो जिनकी खपत
मूल्य हिस्सेदारी में बढ़ते हुए के साथ साथ कम होती जाती है, जिससे निम्न खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। तो इससे रिलेटेड स्टेटस देख लेते हैं। नेशनल जो सैंपल सर्वे क्या होता है, सुपीरियर फूड्स इंडिया क्या होता है, भारतीय नमक कानून जो नमूना सर्वेक्षण क्या है, भारत में सुपीरियर भोजन क्या है, फिर व्हाट इज द प्लांट बेस्ड मीट क्या होता है, और व्हाट इज द बेस्ट ऑफ द डेयरी, देयर द प्रोसेसिंग और एसोसिएटेड द चैलेंजेस, और सुपीरियर फूड्स क्या है इन इंडिया, और स्कोप ऑफ इंडिया, इसके स्कोप क्या है इंडिया में। भारत में जो आधारित मांस क्या है, पौधे में आधारित डेयरी और उसका परस्पर संबंध जो चुनौतियां, भारत में सुपीरियर फूड्स क्या है, भारत का दायरा क्या है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डॉक्टर दिलीप महानिलोबिस एंड द ओआरएस, इनके बारे में देख लेते हैं। और ये जो है आपका डॉक्टर महानिलोबिस और ओआरएस, ये हमारा द फिजिशियंस ऑफ डॉक्टर दिलीप Mahalanobis, who was invented the ORS, जो way of the Kolkata hospital, he was suffering from the lungs infections and the other related the elements. ORS का जो आविष्कार करने वाले चिकित्सक डॉक्टर महानिलोबिस को कलकत्ता में अस्पताल में निधन हो गया। वह फेफड़ों के संक्रमण और उससे संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे। दस्त रोग, यह प्रतिदिन 3 से ढीले और तरल मल का जो मार्ग है, यह व्यक्ति के सामान्य रूप से अधिक बार होता है और दस्त के 3 अधिक प्रदान है। तो ये इसमें तीव्र पानी जैसा दस्त जो कई घंटों के दिनों के बाद कई घंटों या दिनों तक रहता है, और उसमें जो हैजा भी शामिल हो सकता है। और जो तीव्र खूनी दस्त जिसमें जो पेचिश का जाता है, और लगातार दस्त जो 14 दिन तक इससे अधिक समय तक रहता है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यदि कोई विकासशील देशों में इसके रोगों की जो निर्जलीकरण मृत्यु हो जाती है, तो अतिसार संबंधित रोग जैसे हैजा शिशु की छोटे बच्चों में मृत्यु के देश प्रमुख कारणों से है। और जो रोल ऑफ द ओआरएस का रोल क्या है, ओआरएस पानी में ग्लूकोज नमक का जो एक संयोजन होता है, इसे रोकने के लिए एक सरल और जो लागत प्रभावी तरीका है। कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर दिलीप महानिलोबिस का जो योगदान क्या है, 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जो महानिलोबिस ओआरएस को लेकर आए थे, और लेसेंट ने इसे 20वीं सदी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा की खोज कहा था। 1975 से जो 1979 में महानिलोबिस ने जो अफगानिस्तान, मिस्र, यमन और WHO में हैजा नियंत्रण का कार्य किया है। और 1980 में दशक के दौरान जो उन्होंने जीवाणु रोग पर जो प्रबंधन के अनुसंधान पर WHO सलाहकार के रूप में काम किया है। 2002 में डॉक्टर नाथानिएल के जो एक पेयर्स और जो डॉक्टर दिलीप महानिलोबिस को जो कोलंबिया विश्वविद्यालय बाल रोग से नोबेल के संरक्षक माना जाता है, जो पेनियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको अब नेक्स्ट हमारा जो NHI इंफ्रा द इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। द नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट जो NHI INVIT bonds offers and the effective returns 8.05% पर जो N1। तो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर NHI बॉन्ड प्रतिवर्ष 8.05 पर प्रभावी रिटर्न प्रदान करेगा। इस इक्विटी बॉन्डों के लिए BCCI और जो NBI की सूचीबद्ध किया जाएगा, निवेशकों के लिए निवेश और प्रवाह जो व्यापार करने के लिए अवसर मिलेगा। तो व्हाट इज द NHI और INVIT, तो ये हमारा एक राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन INMP का जो समर्थन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHI के द्वारा जो प्रायोजित बुनियादी ढांचागत ट्रस्ट है। NHI का जो INVIT भारतीय ट्रस्ट और अधिनियम 1982 और सेबी भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड के नियमों के तहत जो NHI के द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। The Union Cabinet declared the Prime Minister about the NHI, the Infrastructure of Investment Trust INVIT, is December 2019, and the company has started to meet the invest growth of the following year. प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2019 में NHI इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट INVIT को मंजूरी दी है, और कंपनी के अगले जो वर्ष निवेश समूह को जो मिलाना शुरू कर दिया था। What is the INVITS, तो ये हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड द इंस्टीट्यूशन सिमिलर द म्यूचुअल फंड। ये समान होता है भाई इस वे जो निवेशन के लिए श्रेणियों के निवेश एकीकृत करते हैं, और उनसे पूर्ण और जो राज्य उत्पन्न करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निवेश करते हैं। इतना हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। इसके निवेश रिटर्न बनता है, और इन ट्रस्टों के बुनियादी ढांचा और क्षेत्रों के निवेश के लिए सुविधाएं बनाने के लिए मदद की संभावना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेन क्रैकर्स, जो भी
ग्रीन क्रैकर क्या कहते हैं इसके बारे में पूछ लेते हैं। ओनली द ग्रीन क्रैकर आर द फ्री क्रैकर्स विल बी द सोल्ड इन दिल्ली एंड द दीपावली फॉर द दीपावली अकॉर्डेंस विद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दीपावली के दिल्ली में केवल हरे पटाखों की बिक्री होगी। जो ग्रीन क्रैकर्स के बारे में, ग्रीन क्रैकर कम उत्सर्जन वाले पटाखे हैं जो सल्फर, नाइट्रोजन और आर्सेनिक, जो मैग्नीशियम, सोडियम और लेड और बेरियम जैसी हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। 30% से उत्सर्जन से कम करते हैं। 100 या 130 डेसिबल की सीमा से शोर उत्सर्जित करते हैं। और पारंपरिक पटाखों के अलावा जो पहचान बनाने के लिए हरे रंग का लोगो लिए क्विक रिस्पॉन्स QR कोड का जो लेकर आए हैं। और जो कैटेगरी ऑफ द क्रैकर्स, पटाखों की श्रेणी कौन से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ICR द्वारा जो विकसित पटाखों की 3 श्रेणियों में आते हैं। स्टार जो सुरक्षित और थर्मस पटाखा होता है जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर शामिल नहीं है, कम ओजोन निपटान और कम तीव्रता का उत्सर्जन करते हैं। दूसरा है हमारा सफल, ये हमारा सुरक्षित, सुनिश्चित और जो एल्यूमिनियम का उपयोग होता है इसके बजाय, जिसमें मैग्नीशियम का भी उपयोग किया जाता है। थर्ड है हमारा जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में जो ध्वनि की कमी सुनिश्चित करता है। फोर्थ है हमारा जो SWAS, ये सुरक्षित वाटर और रिलीज जो हवा के फासलों को छोड़कर किसी हवा में घुलने की दवा है। और इसमें फिर है हमारा जो पोटाश के रूप में नाइट्रेट के सल्फर शामिल नहीं है, इसे निकालने के लिए धूल लगभग जो 30% तक कम हो जाएगी। और पारंपरिक पटाखे क्या होते हैं, नाइट्रोजन जो कोलेट्स और हमारा जो सल्फर एजेंट जैसे एजेंटों और जो ऑक्सीकरण एजेंटों के संयोजन से चारकोल या थर्माइट से बना होता है। और जो स्टेडियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, तांबे के साथ सफेद धातु को लवण इसमें शामिल होते हैं, जिससे कण जो पदार्थ PM उत्पन्न करते हैं और 160 से 200 डेसिबल के बीच की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। जो केरला गवर्नर सेज द कैन नॉट बी सीक द अरेंज्ड मिनिस्टर, तो ये केरल के राज्यपाल मुख्यमंत्रियों के जो कार्यकाल की गरीबों को ठेस पहुंचाने और जो बयान देने के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई को अंतिम रूप होगा जिसमें पद से हटाना भी शामिल है। इंपोर्टेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट द गवर्नर रोल्स, तो आर्टिकल हमारा 163 क्या कहता है, देयर विल बी द ए काउंसिल मिनिस्टर्स एंड द चीफ मिनिस्टर्स एज द हेड्स ऑफ द एडवाइजर एंड गवर्नर एक्सपीरियंस देयर द फंक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ एक्सरसाइज एंड फंक्शंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा जो अनुच्छेद 163 राज्यपाल को अपने राज्य में अभ्यास, सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक मंत्रिपरिषद होगी, जो सिवाय इसके जो जहां तक उसे अपने विवेक के कार्य पर कार्य करने के लिए आवश्यकता हो। और अनुच्छेद हमारा 164 क्या कहता है, आर्टिकल 164 कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मुख्यमंत्री सलाह देगा बाकी में, और मंत्री राज्यपाल को प्रसाद पर्यंत काम पर रहेंगे। और आर्टिकल हमारा 174 क्या है, राज्यपाल जो विधानसभा को आहूत और जो छात्रावास का भंग कर सकता है। परंपरा के अनुसार वह जो मंत्रिपरिषद की सलाह का ऐसा कार्य करता है जो विधानसभा और विश्वास आनंद लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो पसमांडा जो मुस्लिम्स क्या होते हैं भाई, इनके बारे में देख लेते हैं। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश BJP ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इट्स द काइंड ऑफ मीटिंग द पसमांडा मुस्लिम एंड लखनऊ party effects the reach of non the privileged majority among the community in India। उत्तर प्रदेश भाजपा ने लखनऊ में पसमानदा मुसलमानों की अपनी तरह की पहली बैठक आयोजित की है, जो भारतीय समुदाय के बीच में गैर विशेष कर प्राप्त करने के लिए पार्टी के प्रयास का हिस्सा है। फिर यहाँ आता है हु इज द पसमानदा मुस्लिम। पसमानदा मुस्लिम कौन होते हैं? पसमानदा मुस्लिम इनका अर्थ होता है पीछे छूटे गए जाने वाले। इस शब्द का जो प्रयोग मुस्लिमों ने दलित वर्ग के रूप में वर्णन के लिए किया गया है, जिन्हें जानबूझकर सस्ता में विशेष धारिकार के जो फल से बाहर रखा गया है। पिछड़े दलित और जो आदिवासी मुसलमान जो समुदाय के भीतर जाति और आधारित भेदभाव का ध्वजीकृत करने के लिए जो पसमानदा शब्द का उपयोग एक छात्र पहचान के रूप में करते हैं। पसमानदा मुस्लिम शब्द पहली बार 1998 में अली अनवर अंसारी द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जब उन्होंने पसमानदा मुस्लिम मैच की स्थापना की थी। तो डिमांड ऑफ द पसमानदा मुस्लिम क्या होती है भाई? पसमानदा मुस्लिम की मांग क्या है? पसमानदा जो है मानदा कार्यकर्ताओं के इस प्रकार इंगित करते हैं कि मुसलमानों को जो भारी बहुमत होने के बावजूद उन्हें पसमानदा या नौकरी विधायक और जो समाज के संचालित अल्पसंख्यक
जो संस्थान और जो साथ साथ समुदाय को संचालित करने वाले पर भी प्रतिनिधित्व कम है। पसमानता की मांगों के पर जाति गणना, मौजूदा आरक्षण श्रेणी और जो पुनर्गठन और कारीगरी और शिल्प कार्य, जो खेती और मजदूरों के लिए राज्य और समर्थन शामिल है, जो भारतीय मुसलमानों के सबसे करीब लोगों में से एक है। वही देखो, ये आपकी वीडियो थी, आपका करंट अफेयर प्लस स्टेट जीके था। वही देखो, कोई भी आपकी क्लास मिस ना हो भाई, ये देखो ये रहता है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।